मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम जलवायु पाठ 4 भूगोल के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, आज उसी के आगे हम आज हम अध्ययन करेंगे। कल आप लोगों को हम ऋतु चक्र परिवर्तन के बारे में बता रहे थे, जिसमें आप लोगों को शीत ऋतु की जो विशेषताएं हैं, टाइमिंग है, उसे हम आपको समझाया था। शीत ऋतु उत्तर भारत में मध्य नवंबर से आरंभ होती है। शीत ऋतु का जो आगमन है मध्य नवंबर, यानी आपका 15 नवंबर के बाद से शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, जो 15 फरवरी तक के टाइम को शीत ऋतु माना जाता है। और इसी तरह हम आगे आज आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु ये ग्रीष्म ऋतु है, इसको हम देखेंगे। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरह खिसक जाती है। क्या कारण है? सूर्य की उत्तर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी, जो भूमंडलीय ताप पट्टी होती है, वो क्या हो जाता है? उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब होती है? मार्च या मई से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, एक तरीके से कहिए। वैसे तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ आपका मार्च के महीने से ही प्रारंभ माना जाता है, और 15 मार्च से 15 जून तक के समय को ग्रीष्म काल, फिर 15 जून से 15 सितंबर तक के समय को वर्षा काल, और इसके बाद शीतकाल होता है, जो मतलब क्लियर दो टाइम है। और हम आपको बुक के माध्यम से समझ जो बता रहे हैं, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु माना जाता है, यानी मई यानी जून के महीने से वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। इसलिए इसमें जून का महीना को नहीं जोड़ा गया है। यानी आपका मार्च जैसे आपकी होली समाप्त होती है, आपका ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, और ये मई महीने तक ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। जून क्योंकि 10 जून मानसून आगमन का प्रमुख डेट मानी जाती है, इसलिए जून का महीना ग्रीष्म ऋतु में नहीं गिना जाता है। तो जून से आप वर्षा काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी क्रम में आगे देखिए, ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 अंश सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 सेल्सियस होता है। कहाँ का? मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 अंश सेंटीग्रेड होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 अंश सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ समुद्री का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए यहाँ का तापमान नॉर्मल रहता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी होती है। देश कह रहे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में वृद्धि, जब उत्तरी भाग है वहां तापमान अधिक रहता है, और जो आपके उसी के विपरीत वायु
कह रहा है देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी होती है। तापमान में वृद्धि होती है किंतु वायु दाब में क्या होता है, कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। लू का मतलब होता है कि गर्मियों के सीजन में आप लोग देखते हैं जो गर्म हवाएं जो तेजी से चलती हैं वही उसी हवाओं को क्या कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। क्या होती हैं, धूल। जब आप देखते हैं गर्मियों के सीजन में जो तेजी हवाएं चलती हैं तो कितने धूल के कण एक से साथ में उड़ा करके लाते हैं, तो इसी कहते हैं धूल भरी गर्म शुष्क हवाएं होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। कहने का मतलब है भारत में जो मई महीने का समय होता है इस समय ये हवाओं का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये अधिकांशतः अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और तथा अपने साथ ठंडे समीर व हल्के वर्षा लाती हैं। तो जब ये कुछ समय पश्चात जब ये ज्यादा तेजी से चलती हैं तो तापमान में क्या होता है, गिरावट आ जाती है जिससे कुछ हमें ठंडक महसूस होती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। कभी कभी ये देखते हैं कि अचानक बारिश का भी होना होता है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पॉइंट आपका नोटेड है कि जो ये हवाएं चलती हैं ये पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहते हैं। आप ये देखते हैं कि जब भी गर्मियों के मौसम में ही आपके आम का मौसम रहता है और जब ये वर्षा होती है तो इसी वर्षे के प्रभाव से जो आम की फसल होती है वो पक जाती है, इसलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आपको ग्रीष्म ऋतु आपका हो गया, अब इसी में हम वर्षा ऋतु के बारे में समझाएंगे। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। हमें आपको बताया कि हमारे देश में जो भी मानसून बनता है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से, ये दोनों स्थानों से हमारे देश का मौसम बनता है। और हमारे जो प्रदेश में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से ही हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है। इसी को हम आगे देखेंगे। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म सागरों के ऊपर से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती हैं? गर्म सागरों के ऊपर से होकर के गुजरती है। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चलती हैं। इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भागों में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। ये जो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मानसून आपका पश्चिमी घाट यानी अरब सागर से जो उड़ता है
वो 1 महीने में लगभग सारे क्षेत्रों में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से दक्षिणी पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रभाव में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। तो ये आपका मानसून वर्षा का रहा। तो ये मानसून का जो टाइम है इसको विशेष ध्यान देंगे कि 15 जून से 15 सितंबर तक, 15 जून से 15 सितंबर तक के समय को वर्षा ऋतु या वर्षा काल कहा जाता है। समझ में आया? ये आपका टाइमिंग भी याद रखना है। आज हम यही आपका पाठ समाप्त करते हैं। आगे हम आपको इसी पाठ को कल फिर से पढ़ाएंगे। सभी बच्चे होमवर्क में बुक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।